संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। तो जवाब मिला जो ये कह रहे हैं वो कल भी एक छोड़ो प्लीज, वो जवाब मिला जो ये पंडित जी कह रहे हैं ये भी कि भाई पहले 1,20,000 थी, अब वो बढ़ा के 1,80,000 कर दी। ठीक है, क्यों? जब ये 1,20,000 थी उस टाइम रुपया डॉलर के मुकाबले में कितने थे, कितना डीजल का भाव था, कितना पेट्रोल का भाव था, ये तो बताओ। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो वे तो नहीं बढ़ाओगे तो नहीं घटाओगे, आगे भी बढ़ने पड़ेंगे। उसके हिसाब से तो 1,20,000 नहीं 2,40,000 होना चाहिए 10 साल में। 10 साल में फिर अध्यक्ष महोदय यहाँ चर्चा चली कि भाई बहुत सारे साथियों ने कहा कि वाटर टेबल हमारा बहुत नीचे चला गया। ये पहली सरकार है, आपको नहीं कह रहा, आप चैनल का पहला है, पहली सरकार है हिंदुस्तान में जिन्होंने नहर खुदी अटवा दी और दादू नलवी। अरे कंपनसेशन दे रखा है, एक्वायर हो रही जमीन, नहर खुद रही, तुम क्योंकि कंपनसेशन कोर्ट ने बढ़ा दिया तो किसान को पैसा नहीं देना। ये बात इसी प्रकार से इसी प्रकार से ये पहली सरकार है। मेरे पास रिकॉर्ड है उस समय की तत्कालीन सरकार का लेटर अपने केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के नाम की जो नेशनल हाईवे बना है सैंक्शन हुआ टाइम में, मेरठ से यार ये बिहारी जो चक्रा करते भिवानी रोड अब बनी है, वहां से जाके राजस्थान में जाता है, बीच में जाना है। जो जवाब दे चीज ये अच्छा तू बोल बेदी जी बहुत सारी चीजों की जानकारी सबको है, लोगों को भी जानकारी है। रिएक्ट ज्यादा ना करें और इधर भी रिएक्ट ना करें, मंत्री जी बीच अध्यक्ष जी सारी चीजों की जानकारी सब ठीक है, गलत ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, पर बहुत ज्यादा नहीं। देखिए ये मुख्यमंत्री जी बोलेंगे फिर इधर से रिएक्शन होगा। ठीक है, आप बैठिए, आप भी बैठिए, इतना रिएक्ट मत कीजिए, प्लीज बैठिए आप, ठीक है भाई। मुख्यमंत्री जी अगर आप बोलोगे तो हम बोलने देंगे क्या आपको? ये कोई तरीका है? चलिए अध्यक्ष जी मंत्री जी आपने अपनी बात रख ली, अध्यक्ष जी आराम से बैठिए, आप भी बैठिए आराम। अध्यक्ष जी आप भी बैठिए, अध्यक्ष जी फिर वही बात हो जाएगी। अभी आप अभी इधर रिएक्ट कर रहे हैं, फिर इधर कर रहे हैं, फिर इधर करेंगे, कोई बात। अध्यक्ष जी इतना ओवर रिएक्ट ना करें। अध्यक्ष जी अगर जानकारी कोई भाई बात कहना अच्छी नहीं है, कहे एक पैसा नहीं दिया किसानों को, अरे कंपनसेशन एनहांस हुआ है और फिर जब गवर्नमेंट ने फैसला किया ये लिखा है इतना पैसा दे दो वापस, जो कंपनसेशन लिया अपनी जमीन ले लो, क्यों दे दिया फिर पैसे? फिर कंपनसेशन नहीं दिया तो ये क्यों लिखा, निकलवाओ नोटिफिकेशन। ऐसे गलत बात कहने का क्या फायदा? अच्छा चलो, जो मैं कह रहा था नेशनल हाईवे का आपने लिखा हुआ है, मेरे पास दोनों पत्र हैं जो हरियाणा सरकार ने लिखा कि हमारे को नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं है। पहली सरकार है पूरे देश में जिसने लिखा कि हमारे नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं है, जो मेरठ से आज भिवानी हो गए जो राजस्थान में जा रहा है। और वो गडकरी जी ने जवाब दिया, वो भी लेटर है मेरे पास कि 1,000 करोड़ दे दो हम छोड़ देंगे। फिर कहां से देंगे? वो बन गया रोड, बाद में बन गया, अच्छी बात है, और जितने बकाया रोड बने अच्छे, मैं अप्रिशिएशन करता हूँ। इसी प्रकार से ये पहली सरकार है हिंदुस्तान की जहां लॉजिस्टिक हब बावल में 3,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था, इन्होंने क्योंकि वहां के कमिश्नर ने कंपनसेशन अनाउंस कर दिया किसान का कि 1 करोड़ रुपया एकड़ हम कंपनसेशन देंगे, इन्होंने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। तो आपकी बात नहीं है, पहले की बता दें, जो आप 10 साल पहले की बात करें,
सर आपकी तो इतनी बात है, आपके अध्यक्ष जी जो बाहर बात कहे वो यही कहे। अब परिवारवाद की बात कही, मैं कभी छोटी बात में नहीं जाता हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा परिवार नहीं है। और यहाँ तो जिला परिषद तक अपने परिवार को भेजते हैं लोग। जिला परिषद में परिवार चले वो परिवार ठीक, और कोई दूसरा परिवार चले तो वो ठीक नहीं। मैंने कभी नहीं कहा, मैं कह सकता था चुनाव से पहले, लेकिन मैं कभी व्यक्तिगत बात नहीं करता। और दूसरा ये कहा गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कम कह रहा हूं मैं, ये कहा गया कि किसानों की जमीन कौड़ियों के बाद ली गई और बिल्डर को दी गई। मैं ऑन ओथ कह रहा हूं, ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूं, ये सरकार मेरे को जमीन का नंबर दे दे, नाम दे दे जो एक्वायर की हो मेरे टाइम में, और बिल्डर्स को अलॉट करी हो। कंपनसेशन, ये जो केएमपी बनने जो आप बात कर रहे थे, धन्यवाद करें, अच्छी बात है, कंप्लीट किसके समय में हुई वो अलग बात है। केएमपी की एक्वायरमेंट, ट्री कटिंग सब हमारे समय में थी। उसका जो है मेरे पास वो लेटर भी है जो तत्कालीन सरकार उस टाइम थी, उसने लिखा था ये सेंट्रल कॉमन प्रोजेक्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है उसमें कि 2 लाख रुपए एकड़ हम एक्वायर करके देंगे आपको केएमपी की। मेरे को मौका मिल गया सेवा करने का, मैंने उसी टाइम लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, हम नहीं देंगे, फ्लोर रेट देंगे। देश में सबसे पहले एक्विजिशन पॉलिसी जो सारे देश ने अडॉप्ट की, कौन लेके आया था? एनवीटी जो 33-33 साल की थी, आज तक नहीं थी, 10 साल हो गए। एक्वायर कब की थी? एनवीटी देनी थी उनको, एनवीटी नहीं दी जा रही, चाहे एमपी की हो चाहे उसकी हो। भाई पहले अपना देख लो, आप अच्छा काम करोगे मैं अच्छा कहूंगा, लेकिन आप ये जो ना ये बातें डाइवर्ट मत करो। आप हमारा सहयोग मांगो, हरियाणा के गवर्नमेंट के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आप डाइवर्शन करोगे, अपना काम नहीं करोगे, अपनी और बात अच्छी लगे तो हम इस बात मंजूर नहीं है। अब इतना कमजोर नहीं है। देखो अध्यक्ष महोदय, बार बार ये कहा गया इतना भारी बहुमत हमने आए। भाई कितनी वोट आई आपकी? 39.8% आ गई होंगी आपकी, 39.4% हमारी भी है। 4 या 1.5% का फर्क है ना, 0.5% का। और वो भी सोचो चर्चा हो गई है, मैं जिन नगरों में एक ही लाइन में करता हूं, भाई देखो कई दफा क्या है, इस दफा भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब लोगों का राज, लेकिन कई दफा लोकतंत्र हार जाता है, तंत्र जीत जाता है। तंत्र जीता आपके हरियाणा में, लोकतंत्र हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर सर। तो लगी ओवरऑल प्लान है, पवार साहब आ गया, विषय लागत से हमारे समय में लगा है। पवार साहब विषय आ गया, विषय आ गया, ठीक है। अब वो जिक्र आया था, आपने जवाब दे दिया, बस बात खत्म हो गई। जी राव साहब बहुत कभी बोलते हैं, इसलिए राव साहब 1 मिनट जरूर बोल लें। सुनो, गुमराह कर रहे हो आप हरियाणा को। 1 सेकंड। जी हुड्डा साहब इतने सीनियर 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तंत्र कौन सा वो पूछ तो लो। लोकसभा में कुछ चीजें समझने की, लोकसभा में 5 सीटें जीती जब तंत्र ठीक था। 5 सीट जीत के भाई मौज होगी। अब प्लानिंग कर ली और वो जो किलकारी गैंग छोड़ दिया, भाई कांग्रेस आई, कुछ नहीं था। अब ये तंत्र पूछ तो लो, इतने तंत्र कौन था वो। चलिए माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। मेरा निवेदन सभी माननीय सदस्यों से कि जब सदन के नेता अपनी बात रखें तो कृपया सभी ध्यान से सुने और बेवजह कोई इंटरप्शन ना हो, ऐसा मेरा विशेष रूप से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध। माननीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। यह हमारी नवनिर्वाचित सरकार का पहला सत्र है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस महान सदन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद करने का अवसर मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इस सदन के माध्यम से हरियाणा परिवार के मेरे 2 करोड़ 80 लाख लोगों का धन्यवाद करता हूं। उनका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार हमें
हरियाणा की सेवा करने का नॉन स्टॉप मौका दिया और हमारे ऊपर विश्वास जताया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जीत साधारण जीत नहीं है। यह जीत हरियाणा के विकास का नया अध्याय लिखेगी। जो विश्वास जनता ने हमारे ऊपर जताया है, वह विश्वास सरकार के 10 सालों के कामों के साथ साथ हमारी नीति, नीयत और नेतृत्व पर भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जीत केवल हमारी सरकार की नहीं है, यह जीत हमारे अंत्योदय के संकल्प की है। हरियाणा एक हरियाणवी एक की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से अपने सभी नवनिर्वाचित साथियों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विधानसभा का यह सत्र अपने आप में ऐतिहासिक है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी सरकार को पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सदन में खड़े होने का मौका मिला है। आज से 10 साल पहले जब पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमें हरियाणा के लोगों की सेवा करने का अवसर मिला था। तब व्यवस्था के नाम पर हमें भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, पर्ची खर्ची का सिस्टम और परिवारवाद का चलन मिला था। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने उस भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को खत्म किया है। हमने बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा का विकास किया है। हमें परिवार की जगह पूरे हरियाणा को अपना परिवार मान करके हमने गति से काम किया है। हमने पर्ची खर्ची की परंपरा को जड़ से खत्म करके योग्यता की पारदर्शी व्यवस्था हमने खड़ी की है। मुझे खुशी है आज आपके बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में सरकार और सरकार के कामों पर कई तरह के सवाल उठाए गए, कई तरह की बातें की गई। मैं उन विषयों पर एक एक करके चर्चा करना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने, हुड्डा साहब भी प्रेस के अंदर बोले, अरोड़ा साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को कहा कि वायदे पूरे नहीं किए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हम तो 8 अक्टूबर 2024 से ही अपने वायदे पूरे करने में लग गए हैं। हमने 11 अक्टूबर को कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा राशि 30 लाख से 50 लाख किया है। कर्मचारियों के परमानेंट टर्म इंश्योरेंस को 2 लाख से 4 लाख हमने किया है। 14 अक्टूबर को प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी हमने 750 रुपये और आशा वर्कर के मानदेय में भी 400 रुपये की बढ़ोतरी हमने की है। 17 अक्टूबर को हमारे शपथ ग्रहण के पहले, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमारे युवाओं के 12 मार्च को जब मुझे सेवा करने का मौका मिला, मैंने कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। लगभग 15,000 युवाओं को हमने ज्वाइनिंग लेटर दिया। और एक भर्ती रोको गैंग, मुझे कहते हुए ये कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि एक बड़े नेता दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर लीडर, यहां से कोई फोन जाता है कि रिजल्ट निकल रहे हैं, चुनाव चालू हो गया है, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास एप्लीकेशन लगाएं, और वहां एप्लीकेशन लगती है, युवाओं के हमारे रिजल्ट रुक जाते हैं, और रिजल्ट रुकते हैं, युवा मेरे पास आते हैं, वो कहने लगे कि हमारे रिजल्ट रुक गए हैं, आप इसको घोषणा कर दें। मैंने कहा, चीफ इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि आप कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते जब तक आचार संहिता लगी हुई है, हम नहीं निकाल पाएंगे। मैंने कहा कि वहां एक भर्ती रोको गैंग और कुछ एक बड़े नेता कांग्रेस के, वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास
पहुंचे हैं पूरा बस्ता लेकर के कि ये भर्ती ना निकले। और मैंने जब बच्चे मेरे पास आए, काफ़ी संख्या के अंदर आए, तो मैंने माननीय अध्यक्ष जी एक शब्द कहा कि मैं सख्त तब लूँगा, पहले 26,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। ये मुझे उनके बीच में ये बात कहनी पड़ी, परंतु जो लोग ये बात कहते थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, अभी भी आपके सामने 2 लाख नौकरियों की बात आई माननीय अध्यक्ष जी। अभी हमारे विपक्ष के नेता अभी बने नहीं है, बनेंगे, अभी ऊपर से लेटर आएगा तब विपक्ष के नेता बनेंगे। उन्होंने एक बात कही है, सर ऐसा नहीं है, जिक्र करते हो, बोला कड़ा प्रसाद बनाया, बोला सानू की थोड़े वास्ते बना, थानू की भाई बने ना बने तनू की। कोई बात नहीं, आ जाएगा जी। जी मुख्यमंत्री जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं कहूंगा अभी जल्दी आ जाए, क्योंकि है तो इंटरनल मामला है आपका, वो लेटर भी आ जाए। बीच में एक आध ऐसा आ जाए इस तरह का, वो तो अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा सब हंस लेते हैं। बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री जी प्लीज आप शुरू। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 26,000 पदों की घोषणा जब 17 अक्टूबर को हमने अपने शपथ ग्रहण से पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया, हमने रिजल्ट निकाला। और मैं आपको माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में पहले ही दिन जाकर हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारे किडनी से ग्रसित पेशेंट थे, ऐसे पेशेंट जिनको हर हफ्ते में 2 बार भी और महीने में 6 बार 7 बार डायलिसिस कराना पड़ता था, एक डायलिसिस के ऊपर लगभग 2200 से लेकर के 2500 रुपए का खर्चा आता था। और हमने ये संकल्प किया कि ऐसे पेशेंट का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमने हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर उसको फ्री किया है, ये हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर वायदा किया था। और हमने आदरणीय अध्यक्ष जी 29 अक्टूबर को अपने वायदे के अनुसार जो हरियाणा प्रदेश के, हमारे पूरे देश के अंदर, क्योंकि ये योजना पूरे देश के अंदर भी लागू है, हरियाणा प्रदेश के हमारे 70 साल से ऊपर आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको भी 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इस सुविधा का उनको इलाज देना भी हमने शुरू कर दिया है। जो हमारे माननीय सदस्य ये बोल रहे थे कि कोई काम वायदा नहीं किया है, माननीय अध्यक्ष जी, हमारा एक संकल्प यह भी था कि हम परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी आदि की त्रुटियों को दूर करेंगे। हमने ये बात कही थी। इन्हें दूर करने के लिए हमने 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू किए। समाधान शिविरों के अंतर्गत सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक सभी अधिकारी नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के कार्यालयों में बैठ करके लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका समाधान करते हैं। अब तक शहरी निकायों में समाधान शिविरों में 4,624 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 3,028 शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया गया है। शेष शिकायतों का निपटान जल्द कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंचायत विभाग ने समाधान शिविरों में 909 शिकायतें आई, 279 शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया। शेष शिकायतों का भी समाधान जल्दी हो जाएगा, जो हमने समाधान शिविर लगाए हैं। आने वाले दिनों में माननीय अध्यक्ष जी, आप देखेंगे कि हम अपने संकल्प पत्र को पूरा करने में जी तोड़ मेहनत हमारी सरकार करेगी। और जो वायदा हमने किया है, एक एक वायदा हमारी सरकार उसको पूरा करने का काम करेगी। मैं प्रदेश की जनता को, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, इस महान सदन के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा चुनाव संकल्प पत्र हमारे लिए गीता के समान है। इसमें शामिल हर संकल्प को हम हर हालत में पूरा करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बहुत सारे
माननीय सदस्यों ने डीएपी की समस्या को लेकर के खूब बातें की, क्योंकि कल जब मैं पत्रकार भी मुझे मिल रहे थे तो पत्रकार भी यही बात कह रहे थे कि डीएपी ही विषय रहा सारा का सारा, और कोई ज्यादा विषय विपक्ष के पास कहने के लिए नहीं था। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, इस बारे में बताना चाहूंगा कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मंत्री जी ने भी इसके ऊपर अपना बयान दिया था। मेरे विपक्ष के भाई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए डीएपी की कमी की अफवाहें फैला रहे हैं। सच यह है कि इस साल हमने पिछले साल से भी अधिक डीएपी किसानों को दिलाई है। जितनी भी मांग किसी भी किसान की होगी उसे जरूर समय रहते पूरा करने का दायित्व ये हमारी सरकार का है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके ध्यान में लगाना चाहूंगा कि 13 नवंबर जो पिछले वर्ष 2023 13 नवंबर 2023 पिछले वर्ष प्रदेश में 1,62,000 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई। हमारे विपक्षी साथियों को भी इसके बारे में मालूम होगा। इस वर्ष 13 नवंबर तक 1,77,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है। 15,000 टन ज्यादा डीएपी हमने किसानों को अब तक दे दिया है। कल 15 नवंबर जिलों में 14,750 मीट्रिक टन डीएपी और प्राप्त हो जाएगा। आज कई रैक लगे हैं, उसकी जानकारी मैं अभी मेरे पास वो पूरा का पूरा इसका चार्ट है, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। प्रदेश में डीएपी की मांग कांग्रेस सरकार में लगातार बढ़ती रही है, लेकिन उसने इसको पूरा करने की कभी ध्यान नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इनके कार्यकाल में मैं बताना चाहता हूं, जब अन्नदाता को खाद की कमी का सामना करना पड़ता था, इनके समय के अंदर मेरे पास अखबार की कटिंग भी है। 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2005 से लेकर के 2014 जब तक हम नहीं आए, एक भी वर्ष ऐसा नहीं जिस वर्ष के अंदर किसानों को लाइन में लग करके डीएपी न लेना पड़ा हो। लाठीचार्ज हुआ है। मेरे पास तथ्य हैं, मेरे पास तथ्य हैं जी। मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं, मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं, मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं। एक भी वर्ष ऐसा नहीं माननीय अध्यक्ष जी जिस वर्ष के अंदर किसानों को लाइन में लग करके डीएपी खाद न मिला हो। और मैं आप नहीं, हम उसकी व्यवस्था, मैंने कहा है कि हमारे पास कमी नहीं है। हमने कहा है कि कमी थानों में बंटवाओ, 10 साल पहले थानों में साहब मैंने कहा कमी नहीं है। ये देखिए, मैं आपको मैं ये बताना चाहता हूं, किसानों के हिस्से की खाई खाद अब बेमौसम बांटी जा रही है। ये अखबार ने लिखा है, तब के अखबार ने लिखा है। और खाद लेने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है किसानों को, ये ट्रिब्यून ने लिखा है उस टाइम में। हर वर्ष, एक भी वर्ष ऐसा नहीं है माननीय अध्यक्ष जी जिस वर्ष के अंदर किसानों को डीएपी लेने के लिए लाइन में लगना पड़ा हो। लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लाठीचार्ज होते थे। हमारे यहां एक भी किसान के ऊपर कोई भी बता दे। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन में उदाहरण के तौर पर ये सारी की सारी जो कटिंगें हैं, और भी बहुत सारी कटिंगें हैं, अगर हमारे जो विपक्ष के साथी हैं जो बोल रहे हैं उनको चाहिए तो मैं आपके पास कोरियर करवा दूंगा, कोरियर आ जाएगा। कोई बात नहीं, कोरियर करवा देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में इसका लगातार हमारी सरकार में डीएपी की समस्या न रहे, इसका पूर्ण ध्यान रखा गया है। और हर साल किसानों को पर्याप्त डीएपी हमने उपलब्ध कराया है। हमने यह भी ध्यान रखा है कि डीएपी सहित सभी तरह की खाद
वास्तविक किसानों तक ही पहुंचे। हमने बेईमानी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस वर्ष प्रदेश में 185 छापे मारे गए हैं, 105 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 21 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, 8 लाइसेंस रद्द किए गए हैं, 7 FIR दर्ज की गई हैं और 16 मामलों में बिक्री केंद्र पर रोक लगाई है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे युवा साथी कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला साहब जी आरोप लगाया कि नवंबर में 2024 में 4,35,000 मीट्रिक टन DAP खाद की जरूरत है। हमारा साथी है, युवा साथी है, माननीय अध्यक्ष जी, जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी रखते नहीं। और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी हमारे आदरणीय बड़े नेता हैं, आप उसके पदचिन्हों पे ना चलें। आपकी लंबी राजनीति है आदित्य जी, आपकी लंबी राजनीति है। नहीं, हमारे आदरणीय कहा है मैंने, सर मैंने आदरणीय कहा, उसको आदरणीय कहा है मैंने। वो माननीय सदस्य है हमारी राज्यसभा का, हमारे राज्यसभा का माननीय सदस्य है जी। मैंने आदरणीय कहा है जी। ठीक है जी, ठीक है, अवॉइड ठीक है, ठीक। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 13 नवंबर तक प्रदेश में 1,62,000 मीट्रिक टन DAP की खपत हुई थी और आज 13 नवंबर तक 1,70,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है। ये मैं दोबारा इसको रिपीट किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विधायिका मेरी आदरणीय है इस हाउस की गीता भुक्कल जी, जज्जर में DAP उपलब्ध न होने की इन्होंने भी बात कही है। मैं बताना चाहूंगा, जज्जर में पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक 4,455 मीट्रिक टन DAP किसानों द्वारा खरीदी गई थी। इस वर्ष इसी अवधि में अब तक 5,892 मीट्रिक टन DAP किसानों द्वारा खरीदी जा चुकी है। ये तथ्य है, आपके ही किसानों ने खरीदा है, आपके किसानों ने खरीदा है, क्योंकि हमारे कादियान साहब बैठे हैं, इसका भी हल्का जज्जर पड़ता है। आपने भी इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया है, विषय आया, उन्होंने जानकारी दी, मैंने जानकारी दी है, कोई बात, मैंने जानकारी दी है। हैरानी की बात है माननीय अध्यक्ष जी कि पिछले वर्ष से 32% अधिक DAP हमने जज्जर में गीता जी के यहां पर दिया है, परंतु धन्यवाद नहीं किया। पिछले साल इतना था, अब की बार इतना आ गया। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, क्रिटिसाइज किया माननीय अध्यक्ष जी, कोई बात नहीं, मैंने जानकारी दी है, धन्यवाद करते हैं आप। नहीं, ठीक है, वो आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकार की जिम्मेवारी है, ठीक है, आप प्लीज। और मजुआरे मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। आप टाइमिंग का ही बता रहा हूं। साल देखो ना, पिछले साल जो है 1/10/24 को ये आपका स्टॉक हुआ है 53,000 था, इस पर 53,790, जबकि होना चाहिए 1 लाख टन। पीछे से आपने डिले किया लेने में, और डिले ही सेटल होगा। अब हफ्ते के बाद आप खाद मंगाओगे तो किसी को जरूरत नहीं है DAP की, फिर तो यूरिया की जरूरत पड़ेगी। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि DAP की हम बार बार कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है और मिल रहा है, DAP मिल रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा एक इस प्रकार का हमने बयान भी दिया है, मैंने भी प्रेस के अंदर कहा है कि DAP की कोई कमी नहीं है, परंतु इस प्रकार की जब लोगों में अफवाह चली जाती है कि DAP की कमी है, जिसने 15 दिन बाद अपने खेत में DAP डालना है, वो 15 दिन पहले लाइन में खड़ा हो जाएगा, भी पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस प्रकार की स्थिति है। वो इस प्रकार की अफवाहें फैली हैं।
परंतु हमने उसको कंट्रोल हमने करना चाहिए। हाँ, उसके अंदर कंट्रोल करना चाहिए हमें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस समय भी झज्जर में 555 मीट्रिक टन डीएपी खाद का स्टॉक उपलब्ध है, इस समय भी झज्जर के अंदर। और 15 नवंबर जिला झज्जर में 1140 मीट्रिक टन डीएपी का एक और रैक पहुंच जाएगा। अब तो धन्यवाद करते हो, मैं कह रहा आज ही पहुंच गया। आप पता करिए। बहुत अच्छे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ जी, उन्होंने भी डीएपी की उपलब्ध न होने की बात कही है, क्योंकि डीएपी सारा घूमता रहा। मैं बताना चाहूंगा कि नारनौंद में 1 अक्टूबर से 13 नवंबर तक 2090 मीट्रिक टन डीएपी किसानों द्वारा खरीदी गई है, और भी अगर जो मांग होगी उसको भी जल्दी माननीय अध्यक्ष जी पूरा कर दिया जाएगा। रब्बी सीजन 2024-25 के दौरान हरियाणा को कुल 11,20,000 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया है, क्योंकि यूरिया की भी बात आई है बीच में कि यूरिया की भी क्या पता लाइन लगे। मैंने इस करके ये उत्तर देना ठीक समझा कि क्योंकि भ्रम निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी हैं, हमें सहयोग चाहिए। अभी माननीय हुड्डा साहब ने कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है माननीय हुड्डा साहब, परंतु आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए, नेगेटिविटी की तरफ मत ले जाइए। बिल्कुल आप हमारे आदरणीय हैं, और बहुत पिछले 15 सालों से आप विपक्ष में पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारा, और आगे भी करेंगे। मुझे विश्वास है आगे भी आप पूरा हमारा सहयोग करेंगे। बात सुनो, 10 साल हुए हैं, कोई बात नहीं, तो 14 साल भी मिल जाते आगे भी हम तो आपसे आगे भी सहयोग मांग रहे हैं, भी आप हमारा आगे भी ऐसे सहयोग करते रहे। मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा, 11,20,000 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया है। अभी तक 6,57,731 मीट्रिक टन यूरिया राज्य में पहुंच चुका है। राज्य के विभिन्न जिलों में 4,04,742 मीट्रिक टन यूरिया अभी उपलब्ध है। हरियाणा राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी,